हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा बीपीएससी टीचर के लिए क्लास है, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में उसका डिस्कशन भी करेंगे। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है जीके का रहेगा, जीके और जीएस का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था? क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था? Which day was declared as पूर्ण स्वराज डे by the Indian National Congress? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1950। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यानी कि 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ओके, डेट याद रख लें आप लोग, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में डेट घोषित किया गया था। इसका डिस्कशन देखिए। कांग्रेस द्वारा 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, कांग्रेस द्वारा 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। The resolution of Purna Swaraj was passed by the Congress in its Lahore session on 19 दिसंबर 1929। यानी कि कांग्रेस द्वारा जो है 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 में लाहौर में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ था, क्योंकि इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। ठीक है, 1929 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने घोषणा की कि अब आगे भारत का एकमात्र लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। ठीक है, ये जो अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब आगे भारत का एकमात्र लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना ही होगा। यानी कि इन दिस कन्वेंशन द पंडित जवाहरलाल नेहरू announced that henceforth India's only goal would be to achieve complete independence from the British rule। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की घोषणा 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पारित की गई थी। उस दिन को अगले 17 वर्षों तक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की घोषणा 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पारित की गई थी। उस दिन को अगले 17 वर्षों तक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। The declaration of पूर्ण स्वराज resolution was passed by the Congress on January 26, 1930. That day was celebrated as पूर्ण स्वराज day for the next 17 years। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? क्वेश्चन है, 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी स्टुटगर्ट, ऑप्शन डी जिनेवा। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी स्टुटगर्ट, ऑप्शन डी जिनेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगर्ट। इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगर्ट। यानी कि 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा जो है स्टुटगर्ट में फहराया था। 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा स्टुटगर्ट में फहराया था। 1907 में स्टुटगर्ट में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा फहराया था। 1907 में स्टुटगर्ट में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा फहराया था।
मैडम कामा hosted the first tricolor flag in Stuttgart in 1907। क्रांति की जननी की उपाधि से नवाजी गई थी मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, क्रांति की जननी की उपाधि से नवाजी गई थी मैडम भिकाजी कामा। शी वॉज awarded with the title of मदर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्रांति की जननी की उपाधि से नवाजी गई थी मैडम भिकाजी कामा। हालांकि ये झंडा वैसा नहीं था जैसा कि हमारा आज का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ये स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बनाए गए तमाम अनौपचारिक झंडों में से एक था। हालांकि ये झंडा वैसा नहीं था जैसा कि हमारा आज का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ये स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बनाए गए तमाम अनौपचारिक झंडों में से एक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? अंडर विच आर्टिकल द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 325, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324, यानी कि अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। यानी कि अनुच्छेद 324 के तहत जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन जो है आर्टिकल 324 के तहत किया गया था। आइए इसका डिस्कशन देखें अब। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। Provision was made for the establishment of Election Commission of India was under the Article 324 of the Indian Constitution। ठीक है, मतलब कि संविधान का जो अनुच्छेद 324 है इसी के तहत जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग क्या होता है देख लीजिए। चुनाव आयोग एक निकाय है जो किसी भी देश की चुनावी प्रक्रिया के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। यानी कि द इलेक्शन कमीशन इज ए बॉडी दैट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ द इंडिया। ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग जो है एक निकाय है, एक बॉडी है जो किसी भी देश के चुनावी प्रक्रिया की इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख करता है। भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी डायरेक्टली एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। यानी कि भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह निकाय लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का प्रशासन करता है। यानी कि दिस बॉडी एडमिनिस्ट्रेट्स इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि यह जो चुनाव आयोग है यह निकाय जो है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों का प्रशासन करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पंचायती राज संस्थाओं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? Which article lists 29 functions to be performed by Panchayati Raj institutions? Which article lists 29 functions to be performed by Panchayati Raj institution? Option A
आर्टिकल 243H यानी कि अनुच्छेद 243H। ऑप्शन बी अनुच्छेद 243E। ऑप्शन सी अनुच्छेद 243F। ऑप्शन डी अनुच्छेद 243G। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243G। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243G, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के तहत मिलता है। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची जो है अनुच्छेद 243G के अनुसार मिलता है। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। अनुच्छेद 243D पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से रिलेटेड है। अनुच्छेद 243D जो है पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से रिलेटेड है। यानी कि आर्टिकल 243G प्रोवाइड्स पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। यानी कि आर्टिकल 243G जो है वो पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से रिलेटेड है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। यानी कि पंचायती राज मेंशन्ड अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान की 11वीं सूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था के 29 विषयों को शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषयों को शामिल किया गया है। 29 subjects of the Panchayati Raj system have been included in the 11th schedule. 29 subjects of the Panchayati Raj system have been included in the 11th schedule. यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था के 29 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। The 11th schedule to the Indian Constitution was added in 1992 by the 73rd Constitutional Amendment. The 11th schedule of the Indian Constitution was added in 1992 by the 73rd Constitutional Amendment Act. यानी कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि सीधा सा समझिए 11वीं अनुसूची जो है उसको 1992 में जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं और ये जो अनुसूची है इसमें 29 विषय शामिल हैं। दिस शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ 29 सब्जेक्ट्स, यानी कि इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। दिस शेड्यूल इंक्लूड्स इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक पावर्स ऑफ पंचायत, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, मार्केट्स, रोड एंड ड्रिंकिंग वाटर ईटीसी। यानी कि इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का जीके जीएस का क्लास था। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें आप लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोग को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लास जो है फिर अब कल होगी शाम में, कल शाम में 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल पे। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल के सेशन में।